हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आपका एग्जाम है, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एंड एग्जाम से पहले पैनिक क्रिएट मत करना, जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है उसी को रिवाइज करना, नया कुछ भी मत करना। ओके आज आपका मतलब आज पूरा दिन जितना भी आपके पास बचेगा अभी, क्योंकि इवनिंग में आपको ये क्लास मिल रही है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल रिवाइज कर सकते हो इस चैप्टर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बहुत कम से कम भी अगर मैंने क्वेश्चन निकाले हैं तो भी मेरे 19 क्वेश्चन ऐसे बन गए इस चैप्टर से जो आपके एग्जाम के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं। ओके तो इन सबको जरूर रिवाइज करके जाना, और हो सके तो अगर सेम पैटर्न के क्वेश्चन है तो एक एक को निकाल के ज़रूर देखना। सिर्फ रीड मत कर लेना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना। अगर आता है तो टाइम ही नहीं लगना है, और अगर नहीं आता है तो ऐसा मत सोचना कि हमें तो इनमें से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सीखने की कोशिश करना, जितना भी आपके पास टाइम रहेगा उसको पॉजिटिवली कंज्यूम करना। ओके तो पैनिक क्रिएट नहीं करना। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे मिलती हूँ मैं बच्चों से, फ़ोन पर बात होती है तो जिन बच्चों से और जिनको लगता है कि हाँ भाई ये बहुत टेंस्ड है, जिनको रीअपियर आया वो सबसे ज़्यादा टेंस्ड होते हैं, क्योंकि रीअपियर भगवान करे किसी भी स्टूडेंट को ना आए। क्योंकि जिन स्टूडेंट से मैं बात करती हूँ जिनको रीअपियर आ गया होता है, मुश्किल ही ऐसे स्टूडेंट है जो एक अटैम्प्ट में उसको क्लियर कर पाते हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटी बार बार उनको रीअपियर देती ही रहती है, चाहे इनको कितना ही अच्छा एग्जाम गया हो, है ना। फिर वो रीचेकिंग फॉर्म डालें या फिर रीअपियर फॉर्म डालें, यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाती है। सो इतना ज़रूर किया करो भाई कि आपको रीअपियर बिल्कुल भी ना मिले। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आपका रहेगा स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन मिल सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस में। मैंने कोशिश की है कि इन 19 क्वेश्चन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊं। ओके तो इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है, आपको एक पार्ट दे दिया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, है ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देता है तो ये आपको 2 पार्ट दे सकता है, 3 में से कोई भी 2 पार्ट दे सकता है ना। तो इसलिए इसको स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन अगर आप कर रहे हो तो छोटा सा ही टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द रेमान स्फीयर दिस फाइंड द पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये आपको पॉइंट गिवन है, इसके 2 पार्ट हैं बट ये पार्ट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके नेक्स्ट वन एनालिटिक फंक्शन एंड अच्छा इसके बाद ये आपका रहेगा कॉन्टिन्यूटी। स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बाद आपका जो टॉपिक आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन मतलब इसके 4-5 एग्जाम्पल है। वैसे तो 4-5 ही इंपॉर्टेंट है बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। ओके शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नाउ हियर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आपने समझ के कर लिया तो इसके जैसी अगर स्टेटमेंट, मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज से मिलता है तो आप उसको भी इजीली कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जिस भी क्वेश्चन को करो कंसेप्चुअली उसको समझ के चलना। ओके फिफ्थ, प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बार इज नाउ हियर डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एनालिटिक फंक्शन, जो कि इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, मतलब एनालिटिक फंक्शन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाला है। ओके डिफाइन एनालिटिक फंक्शन एंड प्रूव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये आपसे एक भी पूछ सकता है, नेसेसरी कंडीशन भी पूछ सकता है, ओनली सफिशिएंट कंडीशन भी पूछ सकता है फॉर द एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक, कि हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा। नेसेसरी कंडीशन आपसे प्रूव करवा सकता है या सफिशिएंट कंडीशन का प्रूफ आपसे पूछ सकता है, तो प्रूफ भी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके डेफिनेशन पता होनी चाहिए एनालिटिक फंक्शन की। इसके बाद ये आपका रहेगा क्वेश्चन, ये 3-4 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। अगर इन दोनों को आपने अच्छे से कर लिया ना तो इसके साथ जो 2 या 3 एग्जाम्पल और रहते हैं, आई थिंक फर्स्ट एग्जाम्पल भी है, वो भी खैर इंपॉर्टेंट है बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको समझ के करना ताकि इसके जैसे कोई स्टेटमेंट मिल जाती है तो उसको आप कर सको। ओके वैसे तो इनका एज इट इज आने की ही पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट स्टेट एंड प्रूव CR इक्वेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे एनालिटिक फंक्शन है, CR इक्वेशंस है, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। CR इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म में इसका प्रूफ पूछा जा सकता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड के सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस टू थीटा प्लस आयोटा आर स्क्वायर साइन के थीटा इज एनालिटिक। तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे फंक्शन आपको एनालिटिक गिवन है, तो सीआर इक्वेशंस को आपको प्रूव करना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस आपके पास है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। प्रूव दैट एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है भाई ये। डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आ जाता है, हार्मोनिक एंड हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, डेफिनेशन बिल्कुल पूछ सकते हैं, ओके। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ z द फंक्शन z इक्वल्स टू दिस ceases to be analytic, most important question। f of z is regular function, prove that this regular given है तो आपको ये प्रूव करना है। construct the analytic function of which रियल पार्ट इज दिस। एनालिटिक फंक्शन पर बेस्ड आपके 2 से 3 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे सी आर इक्वेशन से हमें एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना है, या फिर आपसे किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, रियल पार्ट दे दिया, इमेजिनरी पार्ट निकालो, इमेजिनरी पार्ट दे देगा तो रियल पार्ट निकालो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करवा रहा है जब आपको रियल पार्ट दिया जा रहा है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के एग्जैक्ट कंडीशंस को हमें यहाँ पे यूज करना है, तो उनको भी आपको अच्छे से समझ के चलना है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना भाई, यहाँ से जरूर बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एनालिटिक फाइंड एनालिटिक फंक्शन f of z इक्वल्स टू u प्लस आइटा में इफ u इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे आपको रियल पार्ट दिया गया है ना। शो दैट u of xy इक्वल्स टू दिस इज हार्मोनिक एंड फाइंड हार्मोनिक कंजुगेट इज ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ पे आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछा गया है, u रियल पार्ट दे दिया, कहता है कि ये आपके पास क्या है, शो कीजिए कि हार्मोनिक रहेगा। लैप्लासियन जो कंडीशंस हैं उसके नेम से भी आ सकता है कि हार्मोनिक फंक्शन ना दे, लैप्लासियन कंडीशंस दे दे, ठीक है। एफ ऑफ सच दैट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, की फंक्शन एनालिटिक है, तो आप यहाँ पे v ऑफ एक्स वाई इसका इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड आउट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शो दैट u इक्वल्स टू दिस इज हार्मोनिक, फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट, ये भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को अच्छे से करके देख लेना, स्टेटमेंट चेंज कर देगा तो बस आपको ये इसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि भाई हमें इसमें ये स्टेप्स यूज करने हैं, ओके। लास्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, मतलब मैंने कम से कम ये क्वेश्चन बताए आपको इस चैप्टर से, कम से कम ये क्वेश्चंस निकालें। इसके अलावा अगर हम ये देखने लग जाए ना कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो 30 क्वेश्चन के अबाउट बन सकते हैं, क्योंकि जीजे यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लेता है। एक क्वेश्चन का एक पार्ट एग्जाम्पल से दे देगा और दूसरा पार्ट एक्सरसाइज से दे देता है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि प्रैक्टिस चाहे कम कर लो क्वेश्चंस की, बट उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक आप एग्जाम्पल कर रहे हो और उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है और आपको उस क्वेश्चन का प्रोसेस पता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चंस को निकाल के देखो और बस स्टेटमेंट पर फोकस करो कि एग्जाम्पल है या एक्सरसाइज है। फोकस इस पर करो कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं। शो दैट द फंक्शन u ऑफ एक्स वाई इज हार्मोनिक, वही मैंने कहा था, हार्मोनिक का क्वेश्चन जो हो वो बिल्कुल पूछा जा सकता है। हार्मोनिक कंजुगेट निकालो एंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आइटा v आपको गिवन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके लास्ट चैप्टर के। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर पाए। अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेते हो, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अभी भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि हमें केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, तो आप आज का टाइम जितना भी आपके पास बचा है वो सिर्फ आप इस चैप्टर पर लगा देना, और इससे पहले 3rd यूनिट का आपका जो चैप्टर यानी कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वो सारे कर लेना, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स आपके इन 2 यूनिट से बन जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस चैप्टर से आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा ही किस्मत खराब हुई तो ही आपको एक पार्ट आपका टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अलावा जो आपका सेकंड चैप्टर रहेगा, इसके साथ जो चैप्टर है उसमें से दे सकता है। अदरवाइज इसके पास जो कॉन्सेप्ट है, इसके पास जो जितना भी इसका सिलेबस है वो कंपैरिजन टू सेकंड चैप्टर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पैनिक क्रिएट मैं फिर से कह रही हूँ मत करना, जितना भी कर रहे हो अच्छा करो, फोकस करो कि हमारा सबसे पहले तो रीअपेयर नहीं आना चाहिए, उसके बाद अपने अच्छे मार्क्स पर जाओ, है ना। तो अभी तो खैर ये तो एग्ज़ाम आ ही गया है, इसकी जितनी भी तैयारी हो चुकी है उसका अभी सिर्फ आपको रिवीजन करना है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे और उसको तैयार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू अगेन।